गयाजी में दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। डोभी से आई तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, ये उस गांव की कहानी है जहां कुआं 4 परिवारों की जिंदगी निगल गया। सिंचाई के लिए कुएं में उतरा एक युवक वापस नहीं लौटा। उसे बचाने के लिए एक एक कर 3 लोग नीचे उतरते चले गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुएं के अंदर पानी से ज्यादा खतरनाक मौत की जहरीली हवा मौजूद है। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये वही कुआं है जहां कुछ देर पहले तक जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही थी। एक आवाज आई होगी, नीचे कोई फंसा है, उसे निकालना है। और फिर मदद के लिए लोग उतरते चले गए, लेकिन कुएं की गहराई में छिपी जहरीली गैस ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में 4 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। दरअसल कहानी शुरू हुई सिंचाई के लिए कुएं में मोटर पंप डालने से। एक युवक कुएं की गहराई में उतरा, लेकिन नीचे जहरीली गैस ने उसे घेर लिया। वो बाहर नहीं आया। एक एक करके अपनों को बचाने की जिद में 3 और लोग उस खौफनाक कुएं में उतर गए। उन्हें क्या पता था कि जिस कुएं में वे जिंदगी बचाने जा रहे हैं, वहां मौत पहले से ही सांसें रोके बैठी है। सीएनसी की वजह से जो व्यक्ति गए वहाँ पे, उनको सफोकेशन हुआ और डिजीनेस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए। पहले तो एक व्यक्ति गए थे, उसको उनको बचाने के लिए फिर दूसरे गए। तो पहले व्यक्ति को तो वो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरे गए उनको बचाने के लिए फिर 2 लोग और गए। एक एक कर चारों की सांसें थम गई। जब अपनों के शव बाहर आए तो चीख पुकार मच गई। सोचिए उस बाप बेटे के घर पर क्या गुजर रही होगी, जहां एक साथ 2-2 अर्थियां उठी। साथ में दिलचंद मांझी और चमारी मांझी, जिनके परिवारों के चिराग बुझ गए, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। पुलिस और एसडीआरएफ ने अपनी मुस्तैदी से शवों को बाहर जरूर निकाल लिया, उन्हें मगध मेडिकल अस्पताल भी भेज दिया। प्रशासन ने मुआवजे का महरम लगाने की बात भी कही। पता चला कि एक को बचाने के लिए दूसरा धीरे धीरे गए बारी से, तो शायद कोई जहरीली गैस है जिसका पता लगाया जाएगा। और अभी डेड बॉडी 2 निकल चुका है, तो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुआवजा वगैरह मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना मिलता है? काल मुख्यमंत्री कलाम में सबको प्रति व्यक्ति के दर से 20,000 के दर से मिलेगा, और फिर आपदा के तहत 4 लाख प्रति व्यक्ति के दर। करमौनी गांव में ये कुआं अब सिर्फ पानी का कुआं नहीं रह गया। ये 4 परिवारों के लिए दर्द की वो जगह बन गया है जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। एक युवक मोटर पंप डालने कुएं में उतरा था, उसे बचाने के लिए 3 लोग और उतरे, लेकिन चारों की सांसें वहीं थम गई। 4 लोग गए थे, चारों लौटे, लेकिन जिंदा नहीं उनके शव। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लीली की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। खगड़िया से लेकर पटना और बिहार शरीफ तक निगरानी की टीम ने दस्तक दी। मामला आय से अधिक संपत्ति का है और तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज, निवेश के कागजात और नकदी मिलने की बात सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और निगरानी विभाग की टीमों ने आय से अधिक संपत्ति के एक बड़े मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के ठिकानों पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई महज एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि खगड़िया, पटना और नालंदा मतलब 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला। आरोपी इंजीनियर वर्तमान में खगड़िया में पदस्थापित है। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर भी निगरानी टीम ने डेरा डाला हुआ है। जांच टीम ने कार्रवाई के दौरान घर के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर गहन छानबीन शुरू कर दी है। निगरानी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक
आरोपी अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अदालत से वारंट मिलने के बाद ये तलाशी ली जा रही है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी थाने में, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के तहत है, वहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है। निगरानी पटना से निर्गत वारंट के तामिला के क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनके आवास, यहाँ स्थित उनके आवास और उनके कार्यालय की तलाशी का हम लोग के पास माननीय न्यायालय का वारंट था। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जनहित के पैसों का दुरुपयोग करने वालों और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की लगातार और सख्त कार्रवाइयों से भ्रष्ट तंत्र से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। ये साफ संदेश है कि व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार का ये अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। फिलहाल संजय कुमार के 3 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कागजों में दर्ज जमीन, खातों में दर्ज निवेश और घर में मिली नकदी। अब निगरानी की जांच इन सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। छापेमारी खत्म होने के बाद बरामदगी का पूरा ब्यौरा सामने आएगा और तभी साफ होगा कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए की कथित आय से अधिक संपत्ति का ये मामला आखिर कितनी दूर तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। और बांका से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बांका में पुल के नीचे एक गेहूं लदा ट्रक पलट गया, जिसके बाद गेहूं लूटने के लिए लोग पानी में ही कूद पड़े। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। पुल के नीचे गेहूं लदा ट्रक पलटा है, लेकिन लोग हादसे के बाद जान बचाने के लिए पानी में नहीं कूदे। लोग गेहूं लूटने के लिए पानी में कूद पड़े हैं। कोई बाल्टी में गेहूं भर रहा है, कोई बोरियों में गेहूं भर रहा है, तो कोई बर्तन में पानी से गेहूं छान रहा है। जिसके हाथ जो लगा वो उसी में गेहूं बटोरने में जुट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनट में लोगों ने कई बोरे गेहूं जमा कर लिया और आराम से लेकर घर चले गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ लोग पानी से गेहूं छान रहे हैं और पुल के किनारे कुछ लोग उनकी मदद में जुटे हैं। वो गेहूं बोरियों से भर रहे हैं, फिर बाइक पर लादकर गेहूं ले जा रहे हैं। पूरा वाकया खेसर थाना क्षेत्र के रामसरैया मोड़ के पास का है, जहां गेहूं लदा एक ट्रक भुतहा पुल के पास हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से लाखों का गेहूं नीचे पानी में गिर गया। आसपास के लोगों को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, लोग गेहूं लूटने के लिए पानी में कूद पड़े। दर्जनों की संख्या में लोग पानी के अंदर से गेहूं निकालकर बोरे में भरकर अपने घर ले गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पर पीडीएस का सरकारी गेहूं लदा था, जिसे एसएफसी गोदाम ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रक के हादसे का शिकार होने के बाद लोगों ने गेहूं ही लूट लिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, लेकिन यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि इस मामले में जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनकी कुछ भी स्वीकार नहीं है। उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें शामिल पुलिसकर्मी अभी भी घूम रहे हैं, इसीलिए उनको जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक वह चुप नहीं बैठेंगी। न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगी। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि उन लोगों को नौकरी और पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि भरत तिवारी को न्याय की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से गोली मारकर पुलिसकर्मियों के द्वारा उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई, वह बिल्कुल उचित नहीं है। भरत तिवारी के भाई ने कहा कि सरकार का ये कदम उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन उनका परिवार इससे खुश नहीं है। यह उन लोगों को तभी स्वीकार होगा जब भरत को न्याय मिलेगा और उसमें दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाएगी। हम यह कहना चाहते हैं कि नौकरी अथी कैले बनी घोषणा अथी बाटे, बाकी अभी स्वीकार नहीं किया। हमनी के परिवार सब मिल के सलाह करब जा। पहले हम लोग के सजाई जे मरले बा, जकर सजाई होके के चाहिए, फांसी होके के चाहिए, आ जकर हाथ बा हनियों के फांसी होके के चाहिए, तब स्वीकार करब। तब
अभी कुछ नहीं। अभी कुछ ना ना अभी बैठ के बात विचार हाँ हुई बात विचार हुई ओकरा बाद। पहले न्याय के अभी भी न्याय के हाँ पहले फांसी पहले न्याय मिले। हाँ हमारा ये मांग है बस। माननीय मुख्यमंत्री के डिसीजन पे हम लोग खुश हैं, उनसे उम्मीद भी है, लेकिन हमारी भरत तिवारी के मामले में सच्ची श्रद्धांजलि तभी समझ में आएगी और तभी सामने दिखेगी जब दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी। उनके इस डिसीजन से, उनके इस निर्णय से हम लोग खुश हैं, लेकिन पूरा परिवार तभी खुशी होगा जब उन अधिकारियों को फांसी की सजा होगी। हम आगे भी मतलब कि मुख्यमंत्री भी अनाउंस करें जो जिसमें शामिल है, मतलब कि ये मर्डर में उसको अति होना चाहिए, जेल मतलब कि जेल में डालना चाहिए। और ये भी अनाउंस करें कि मतलब जो शहीद दर्जा मिलना चाहिए भरत तिवारी को। जी मतलब शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। और खबर रोहतास के विक्रमगंज से है, जहां जोगियों मजदूर की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव बढ़ गया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एसडीएम दिलीप कुमार और एसडीओ सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि बीएनएस की धारा 163 के तहत 16 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसी के मद्देनजर इलाके में लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई। अधिकारियों ने लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और 16 अगस्त को किसी भी सभा या कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जोगिया गांव में किसान अजीत तिवारी ने अपने ही मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किसान के मकान में आग लगा दी और जमकर बवाल काटा। इसको लेकर इलाके में तनाव है। तरफ से हर दिन कुछ ना कुछ जमावड़ा हो रहा है और जिससे कि वहाँ के समाज पर गलत असर पड़ रहा है। इसको लेके एक प्रस्ताव भेजा गया है कि पूरे क्षेत्र में 144 लगाया जाए और जो भी लोग भी आएंगे कल 16 तारीख को जो लोग आने वाले हैं उन पर पुलिस प्रतिनियुक्ति भारी पैमाने पर की जा रही है। हर चौक पर उनको किसी भी तरीका से उस क्षेत्र में जाने से रोका जाएगा और किसी तरह की प्रदर्शन से रोक लगाई जाएगी। कुछ दिन पहले स्थानीय पंचायत स्तरीय प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि भी आए थे। उन्होंने भी हम लोगों से अनुरोध किया कि सर हमारे क्षेत्र का शांति व्यवस्था जो है वहाँ पर स्थापित करने हेतु कुछ वहाँ कार्रवाई की जाए और उन्होंने वहाँ धारा बीएनएस की धारा 163 का भी अनुरोध किया था। तो उस क्षेत्र के शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग 16 तारीख से दिनारा का जो पूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत है वो पूरा और जो भोई का पंचायत है वो स्थिति समान होने तक हम लोग 163 का उसमें कार्रवाई 163 लागू रहेगी। बड़ी खबर लखीसराय से, जहां लहसी थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात सिपाही सोनू कुमार को महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला सोशल मीडिया पर सामने आए एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोनू कुमार के किराए के कमरे में महिला के साथ होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ की, जहां उसने सिपाही पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। एसपी के निर्देश पर जांच के बाद हलसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। और इसी क्रम में जो विधिवत इसमें एफआईआर करते हुए उक्त जो कर्मी हैं उनको जेल भेजा गया है। इसमें सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया है। उनका न्यायालय में जो है बयान भी हम लोग करवा रहे हैं। और इसमें चूँकि मामला बलात्कार से संबंधित है, बलात्कार का आरोप इसमें लगाया गया है, तो इसमें उस संदर्भ में भी सभी साक्ष्य को संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के अनुरूप इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। और स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा अभियान चलाया। एसएसपी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए स्पेशल ड्राइव के दौरान कुल 342 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 190 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अभियान का मकसद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों में कार्रवाई करना।
पूर्वी वन अनुमंडल में सबसे ज्यादा 72 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 43 को जेल भेजा गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वहीं 15 अगस्त को देखते हुए गाड़ियों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। जो टोटल 342 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी और इसमें से 190 जो है अभी जेल न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग जो है वो है पूर्वी वन अनुमंडल में की गई थी। वो है टोटल 72 गिरफ्तारी की गई थी और टोटल जो जेल भेजे जा रहे हैं वो है 43 वहाँ से, और टाउन 1 टाउन 2 में मिलाकर टोटल 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। अब बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फाइनेंस कर्मी से 86,750 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अगस्त को धुरलख पुल के पास अपराधियों ने फाइनेंस की फील्ड लोन ऑफिसर नीरज कुमार को पिस्तौल का डर दिखाकर रुपए से भरा बैग लूट लिया था। आरोपियों के पास से बाइक, मोबाइल फोन, लूट में इस्तेमाल बैग और रेनकोट बरामद किए गए। लूटी गई रकम अभी बरामद नहीं की गई है। अमरजीत कापर को गिरफ्तार किया गया है, जो ये भी करीब 4-5 केस में पहले चार्जशीटेड रहे हैं, और एक राजा कुमार उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जो धुरलक के ही रहने वाले हैं, और एक हरिओम कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जो तेघरा के रहने वाले हैं। इस गिरोह के द्वारा एक और व्यक्ति चिन्हित किया गया है जो लाइनर का काम किया था। उसकी छापामारी और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और विभीषिका दिवस के मौके पर सीएम सम्राट ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सीएम के साथ तमाम विधायक और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा तक कैंडल मार्च निकाला। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सीख लेकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत को सबसे सींचा है, ऐसे में राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम बनेगा। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम सामने आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयल्स ने भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन के डिजाइन, विकास, निर्माण और आपूर्ति में साथ काम करने का रणनीतिक इरादा जताया है। AMCA भारत की अगली पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है और इसे देश की वायु शक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों कंपनियां भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना भी तलाशेंगी। इसे पावर और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित साझेदारी का लक्ष्य AMCA के लिए इंजन में संयुक्त विकास में रोल्स ऑफ रॉयल्स की उन्नत इंजन टेक्नोलॉजी और रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता के साथ लाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत सिंह अंबानी ने कहा कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमता भारत की रणनीति स्वायत्तता के लिए जरूरी है। विदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने का फैसला। पटना में मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित मानसून कार रैली का आगाज हो गया। पटना के JP गंगा पथ से डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने रैली को फ्लैग ऑफ किया है। बिहार के सबसे पुराने मोटर स्पोर्ट्स क्लब में शामिल मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब पिछले 21 सालों से मानसून रैली के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दे रहा है। इस साल रैली पटना से कोलिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों तक जाएगी। क्लब के अध्यक्ष प्रणब शाही ने बताया कि मानसून के दौरान बारिश और खराब मौसम के कारण ड्राइविंग कंडीशन काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों को कठिन प्रतियोगिताओं को में सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने का अनुभव दिलाने
रैली का प्रमुख उद्देश्य है। ये क्लब का 25वां आयोजन है, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के करीब 50 प्रतिभागी 20 टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। रैली को फ्लैग ऑफ करते हुए डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने कहा कि कार रैली सिर्फ एडवेंचर और मोटर स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग सीखने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने युवाओं से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, लेन सेंस और रोड सेंस को अपनाने की अपील की। मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब के सचिव नीलमणि कुमार ने कहा है कि मोटर स्पोर्ट्स और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के अपने 21 साल के पुराने होने का जश्न 21 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 2026 का यह आयोजन क्लब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि एक मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब की मोटरिंग गतिविधियों में एक अहम पड़ाव है। हम लोगों का मानसून कार रैली होता है। ये मानसून कार रैली बारिश के समय में, जब ड्राइविंग कंडीशंस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो उस कंडीशन में अपने ड्राइवर्स को डिफ़िकल्ट टेरेन में अच्छा से गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन करने के लिए और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए इसका आयोजन हर वर्ष होता है। ये कार रैली जो है वो हर जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है। एक सबसे बड़ा कार रैली जो होता है वो डकार है वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ से सिडनी जाता है, उसका हमने रैली देखा है। और रैली जो टूटता रहा कार, वो किसी तरह लिम्प करते हुए दिल्ली आया और दिल्ली में बैक यार्ड में उसको बनाया, वो सिडनी तक गया। तो कार रैली पूरी दुनिया में होता है, हम भी कर रहे हैं। हमारे बिहार में 25 साल से हो रहा है।